टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी की किताब का सेकंड चैप्टर है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक प्रॉब्लम क्या होती है। बेसिकली प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जो किसी भी एक साइंटिस्ट से या एक बायोलॉजिस्ट से पूछा जाएगा, और चूंकि इसका नाम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका मतलब है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब चैप्टर से ही हमें नाम से पता चल रहा है कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब हम इसमें वो एक मेथड, वो साइंटिफिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिसके जरिए हमने किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना है। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम एक साइंटिफिक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इस्तेमाल की जाती है और वो सिस्टमैटिक होता है। तो उसके जरिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं। सबसे पहले ये गलीलियो ने हमें मुतारिफ करवाया था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, साथ साथ हम स्टेप्स की बात करेंगे और उनको मैं साथ में एलैबोरेट भी करता जाऊंगा। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि सबसे पहले हमने देखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। कोई क्वेश्चन है, कोई भी साइंटिस्ट जो है उससे कोई भी क्वेश्चन कोई एक लेमैन उसे पूछ सकता है, कोई इंसान पूछ सकता है। इसके अलावा उसके दिमाग में खुद से आ सकता है या वो ऑब्जर्व कर सकता है किसी भी चीज को कि उसके दिमाग में वो क्वेश्चन आया है, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जिसको वो आइडेंटिफाई करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा। देन दूसरा स्टेप जो आता है वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करना किसी को, अपने हवासे हमसा जो 5 सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करके किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना और उससे डाटा कलेक्ट करना। अब डाटा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डाटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में। जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी दिखने में उसका रंग रूप कैसा है, ये सारी क्या कर रहे हैं आप, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के जरिए आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा। अब ऑब्जर्वेशन के बाद आपके पास दो किस्म की ऑब्जर्वेशंस आती हैं। सबसे पहले तो है वो है क्वांटिटेटिव, देन दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसकी मिकदार एक मुतय्यन मिकदार होती है और उसको आप मेजर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आती है हमारे पास क्वालिटेटिव, जिसमें सिर्फ क्वालिटी का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है पानी का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्या है, इसको मैं मेजर कर सकता हूं, ये टेम्परेचर है उसका, और ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर होता है देन द बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। देन उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेप, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। अब हाइपोथेसिस क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट होती है। आप अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक स्टेटमेंट बोलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। उर्दू में उसको हम मफरूजा भी कहते हैं। अब हाइपोथेसिस एक जनरल आइडिया होता है, एक टेंटेटिव आइडिया होता है। टेंटेटिव मतलब उसको आप रद्द कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर वो जनरल स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा जो है हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं और फॉल्सिफिएबल, उसको आप फॉल्स साबित भी कर सकते हैं। देन हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास आते हैं डिडक्शंस, डिडक्शन फॉर्मेशन या डिडक्शन। अब डिडक्शन का मतलब है उसी स्टेटमेंट में आपने दो चीजों के इस्तेमाल करना है, इफ एंड देन। इनको मैं बाद में एलेबोरेट करूंगा कि किस तरह से हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया, तो अब इसकी डिडक्शन क्या बनेगी, इफ द प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया देन द प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन एवरी पेशेंट ऑफ मलेरिया। सो इफ एंड देन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि हम डिडक्शंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। देन
डिडक्शन के बाद जो मेन काम होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि आदर्श से हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रद्द करने के लायक है या फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है, या उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर हम उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया जाता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक जो होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दूसरा जो है हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप। बेसिकली दो ग्रुप्स बनाने का हमारे पास जो है फायदा क्या होता है कि हम दोनों में ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है, उसके अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं, उस पर हम अपने दोनों वेरिएबल्स को देखते हैं। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में हम मैनिपुलेट नहीं करते, मतलब एक्टिवली उसको छेड़ते नहीं हैं, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट पर प्रूफ नहीं करते, लेकिन हम ये क्यों रखते हैं, ताकि इसको इजीली हम कंपैरिजन कर सकें कि एक्सपेरिमेंट का क्या चेंजेस आए हैं उस ग्रुप के अंदर। देन एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, अब समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हमने समराइज करना है। समराइजेशन मतलब जो भी हमारे पास डाटा आया है उसको हमने समराइज करना है कि ये डाटा जो है वो इसके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है तो देन आगे हम उसको क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स करते हैं। अब रिपोर्टिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम मुख्तलिफ बुक्स में जो जर्नल्स होते हैं इनमें हम पब्लिश करवाते हैं अपनी सारी स्टडी को। देन इसके अलावा अब हम बात करते हैं, हाइपोथेसिस हमारा जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, तो डिफरेंट लोग जो हैं उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर तो वो इस डाउटफुल अप्रोच के अंदर भी सरवाइव कर जाता है तो देन ये हाइपोथेसिस क्या बन जाता है, थ्योरी। जिस तरह हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आती है, बिग बैंग थ्योरी आती है, इसी तरह हमारे पास ये बेसिकली क्या होती है, वो हाइपोथेसिस ही होता है जिसको एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए आप प्रूव कर देते हैं। इसके बाद उस थ्योरी को भी बाद में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट्स करके रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं होती तो देन वो क्या बन जाता है हमारे पास, लॉ। दो मेन लॉज की बात करूंगा मैं जो कि बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। एक तो है आपके पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी वेनबर्ग लॉ, ठीक है, जिनको आप फर्दर आगे जाके मतलब 10th में या दूसरी इंटरमीडिएट लेवल में जाके बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। देन अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या है, बायोलॉजिकल मेथड की हमने सारे स्टेप्स को स्टडी कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इस सब को हमने यूज़ किया है तो इसमें हमें क्या डाटा कलेक्ट हुआ था। डाटा मैंने पहले भी बताया, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी चीज़ के मुतालिक डाटा पता चलता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुताबिक। तो उस डाटा को बाद में क्या किया जाता है, उसको आप मुख्तलिफ शेप्स में, जैसे कि वैल्यूज जो आपके पास आती हैं उनको आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा रेशियो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनको क्या कर सकें, डाटा को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए स्टैट्स इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और इस सारी चीज़ों को हम एक छोटी सी ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसके बारे में मेन चीज़ कि इसमें से मेनली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम आएंगे और मलेरिया के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।